अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू नाज़रीन सामीन इकराम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला की ज़ात से कि हम सब पे अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए और हमें अमल साले करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अतिउल्लाह रसूल पे अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रोज़मर्रा ज़िंदगी में मसाइल पैदा होते हैं, हकीकतों पर मबनी भी होते हैं और गलत बयानियाँ भी होती हैं, गैर हकीकी भी होते हैं। इन सब मसाइल्स को अंग्रेज़ी ज़ुबान में इश्यूज़ बोलते हैं। कुछ मुआशरे में पैदा होते हैं, कुछ कानून की खिलाफ वर्जी करने पर मसाइल पैदा होते हैं। तो मेरे पिछले लेक्चर में वीडियो में मैंने बताया था इश्यूज़ क्या होते हैं। सिविल प्रोसीजर कोड, दीवानी मुकदमाजात में इनको किस तरह डील किया जाता है, कोर्ट क्या करती है, किस ऑर्डर और रूल के तहत ये सारे के सारे अमल में आते हैं और केस आगे रन करता है, प्रोसीडिंग्स होती हैं, कार्रवाइयाँ होती हैं। तो आज मैं इनकी इश्यूज़ की काइंड्स यानी इकसाम बताऊँगा। कितनी किस्म के इश्यूज़ होते हैं, तनकीहात, ये मसले मसाइल कितनी किस्म के होते हैं। एक तो हकीकत पर नंबर 1 मसाइल जो मबनी होते हैं उनको इश्यूज़ ऑफ फैक्ट कहते हैं। नंबर 2 वो मसाइल इश्यूज़ तरकीहात जो लॉ की होती हैं, इश्यूज़ ऑफ लॉ यानी कानून या आइन की जब कोई बंदा खिलाफ वर्जी करता है तो इशू पैदा होता है, मसला पैदा होता है, तनकीहात बनती हैं, प्रोसीडिंग्स, कार्रवाइयाँ, प्लीडिंग्स होती हैं। ये मेन 2 इकसाम ये आते हैं अंडर ऑर्डर 14, रूल 1, सब रूल 4, फिर आगे ऑर्डर 14, रूल 1, सब रूल 5। ये इस तरह आगे इसकी कानून ने वजाहत की है। उसके साथ ही आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को आबद एडवोकेट हाई कोर्ट यूट्यूब पे इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम अप्रिशिएट करें। ये कानूनी मालूमात फ्री ऑफ कास्ट आप तक पहुंच रही हैं। आप लोगों को किसी भी वक्त, किसी भी मौके में अपनी ज़िंदगी में, इस माशरे में रहते हुए मसाइल का सामना करना पड़ता है। इन मसाइल को कानून की ज़बान में इश्यूज़ बोलते हैं। 2 इकसाम हैं कि हकीकत पर मुबनी जो होती हैं और दूसरी जब कोई शख्स कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो इश्यूज़ ऑफ लॉ अराइज होते हैं, पैदा होते हैं। अब इसकी मैं डिटेल थोड़ी सी बताऊंगा कि व्हेन कोर्ट प्रोसीड टू फ्रेम एंड रिकॉर्ड इश्यूज़ अंडर ऑर्डर 14, रूल 1, सब रूल 5, when first hearing was heard by the court and plain and the written statement was read, and after examination of the parties as appears necessary, ascertains upon what material propositions of fact are of law the parties are at variance, किस फ़र्क पे हैं, ठीक है, तज़ाद क्या है इसमें। Then the court proceeds to frame and record issues to on which the right decision of the case appears to depend। इसमें यह है कि पहले हियरिंग होती है, समाअत होती है, दोनों पार्टियों को बुलाया जाता है, दोनों के बयानात सुने जाते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं कि कहाँ पे फ़र्क पैदा हुआ, किस वजह से फ़र्क पैदा हुआ, तज़ाद पैदा हुआ, इशू पैदा हुआ। उसके बाद कोर्ट जो है वो रिकॉर्ड करती है, राइट डाउन करती है, दावा और जवाब दावा कंप्लीट होते हैं। ये सारी चीज़ें मुकम्मल होने के बाद इश्यूज़ ऑफ लॉ एंड फैक्ट अंडर रूल 14, रूल 2, इसके लिए केस रेफरेंस बताऊंगा आपको। इन PLD 1962 पेशावर पेज 1, ऑर्डर
16 रूल 2 ऑफ CPC इज़ मैंडेटरी, लाजमी। दूसरा केस रेफरेंस है इन PLD 1984 कोयटा, पेज 101। Even where issues of law and fact have both been framed, the court may at a subsequent stage, बाद में अदालत जो है बेशक वो दोनों से फैक्ट ऑफ लॉ और इश्यूज ऑफ फैक्ट और इश्यूज ऑफ लॉ इकट्ठे भी रिकॉर्ड हो सकते हैं, बाद में कोर्ट उसको अंडर ऑर्डर 14 रूल 3 डिसाइड फैसला करती है कोर्ट। ऑर्डर 14 कायदा 3 के तहत ओनली सच इश्यूज विच विल डिस्पोज ऑफ द होल सूट फर्स्ट, कि वो कौन से इश्यूज़ हैं जिनको फिनिश कर देना चाहिए, ज़रूरी नहीं है ख़त्म कर दें, इसमें से निकाल दें, उनको डिस्पोज ऑफ कर दें। मटीरियल ऑफ ऑन विच issues may be framed under Ordinance 14, Rule 3, Civil Procedure Code. The court may frame the issues from all or any of the some materials. सारे के सारे को फ्रेम कर ले, मटेरियल को, जो भी मवाद मुहैया किया गया है इश्यूज़ की बुनियाद के लिए, उस इशू के मुतल्लिका या उसमें से जो वो समझती है कि ये बेहतर है, वो कोर्ट उसको फ्रेम करेगी। पहले तो ये है कि बाय द पार्टीज या बाय एनी पर्सन प्रेजेंट ऑन देयर बिहाफ, ये बहुत ज़रूरी है कि पार्टीज़ का होना या उनके बिहाफ पे। नंबर 2। नंबर 3, मेड बाय द प्लीडर्स ऑफ सच पार्टीज़, उन दोनों पार्टियों में से उनका जो प्लीडर है, वकील है, वो भी मौजूद होना चाहिए, उसका भी तहरीर होना चाहिए उसमें। वेयर एलिगेशंस मेड इन प्लीडिंग एज इन आंसर्स टू इंटेरोगेशंस डिलीवर्ड ऑन द सूट, मुकदमे में जो भी वो डिलीवर हुई इंटेरोगेशंस, वेयर द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय ईदर पार्टी। तो ये जो चीज़ें हैं, ये मटेरियल इश्यूज़ फ्रेम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। पार्टीज़ का होना या उनका नुमाइंदगा का होना या उसका जो वकील है उनका मौजूद होना। आखिर आप किसी के ज़रिए ही, अगर आप वकील हैं तो आप ख़ुद पेश कर देंगे वो फ्रेम कर उसको एप्लीकेशन को, आपके इश्यूज़ फ्रेम होंगे। अगर कोई अदर पर्सन है, पार्टी है, उसका वकील करना ज़रूरी है, वो हायर करेगा और उसको उस प्लीडर बोलते हैं, वो प्लीडर आपकी प्लीडिंग करेगा। तो उसके बाद आ गया कोर्ट में एग्जामिन रिटन और डॉक्यूमेंट्स एंड विटनेसेस बिफोर फ्रेमिंग इश्यूज़। कोर्ट जो है ऑर्डर 14 रूल 4 के तहत वो तमाम दस्तावेज़ात की और गवाहान की एग्जामिनेशन करेगी, तस्दीक करेगी, विटनेस और डॉक्यूमेंट्स की। इसके लिए केस रेफरेंस है AIR 1953, सुप्रीम कोर्ट, पेज 225/225, वेयर द फैक्ट्स एलिज्ड इन द प्लीडिंग्स डू नॉट क्लियरली indicate what plea is intended to be taken. सामान्य क्रम, where the facts alleged, लगाए गए इल्ज़ामात इन प्लीडिंग में do not clearly indicate, वाज़े तौर पे साबित ना हो या वो वाज़े डायरेक्शन ना दे पा रहे हैं वो हक़ाइक़, तो उनको द ड्यूटी ऑफ कोर्ट टू एग्जामिन, तहकीक करे, उनकी तस्दीक करे, चेक करे गवाहान और कागजात दस्तावेज़ की ब्याह पे उसको देखते हुए, और द पार्टीज क्लैरिफाई
द पोजीशन एंड सेटल द अप्रोप्रिएट इश्यूज। कोर्ट उसको देखेगी कि क्या वाकई ही ये फ्रेम करने के काबिल हक़ाइक़ और फैक्ट्स हैं, इश्यूज़ ऑफ लॉ हैं या इश्यूज़ ऑफ फैक्ट हैं, जो कि दस्तावेज़ात और गवाहान के ज़रिए साबित हो रहे हैं, तो तब वो उसको फ्रेम करेगी। अब अदालत के पास एक और अख्तियार है ऑर्डर 14 रूल 5 के तहत कि वो उसकी तरमीम भी कर सकती है, उनमें तब्दीली भी कर सकती है, यानी कि रद्द-ओ-बदल या को थोड़ी तसहीह भी कर सकती है, या स्ट्राइक आउट इश्यूज़, इसमें से कुछ या पूरे इश्यूज़ को ख़त्म कर सकती, स्ट्राइक ऑफ कर सकती है। द कोर्ट में एट एनी टाइम बिफोर पासिंग अ डिग्री, ये ज़हन में रखिए कि ऑर्डर 14 रूल 5 के तहत अदालत जो है डिग्री पास करने से पहले वो जो फ्रेम किए गए हैं इश्यूज़, जो इश्यूज़ फाइनलाइज किए गए हैं, उनमें से कुछ को, एक को या सब को ख़त्म भी कर सकती है कि ये यूज़लेस हैं, यानी कि ये डिसीजन के काबिल नहीं है, यानी उसमें अमेंड द इश्यूज़ आर फ्रेम एडिशनल इश्यूज़ एज इट थिंक फिट। ये अदालत के इख्तियारात हैं कि उनमें तरमीम कर सकती है, स्ट्राइक आउट कर सकती है या उनमें एडिशन कर सकती है। ये अदालती इख्तियारात हैं ऑर्डर 14 रूल 5 के तहत। स्ट्राइक और एंड इशू अंडर 14 रूल 5 सब रूल 2, स्ट्राइक कोर्ट में एट एनी टाइम बिफोर पासिंग आ डिग्री पास होने से पहले तरामीम हो सकती हैं, उसमें कोर्ट कर सकती है जो वो इश्यूज़ बनाए गए थे, फाइनलाइज किए हैं, फ्रेम हुए हैं, तो उसके लिए स्ट्राइक आउट एनी इशू दैट अपीयर्स टू इट टू बी रॉन्गली फ्रेम्ड आर इंट्रोड्यूस्ड, यानी गलती से इंट्रोड्यूस हो गया है वो या गलत फ्रेम हुआ तो उसको वो निकाल सकती है, ख़त्म कर सकती है अदालत। ये उसकी इख्तियारात में शामिल है। इन केस रेफरेंस है 24M पेज 367 पीनल कोड वेयर नो इश्यूज वुड रिजल्ट इन कोर्ट, जहाँ कोई इशू कोर्ट में कोई रिज़ल्ट ना दे, मसला जो उसका कोई रिज़ल्ट ना निकल रहा हो, कोर्ट में फ्रेम और अमेंड एन इशू ऑन अ पॉइंट नॉट contained in the pleadings। अब वो पॉइंट प्लीडिंग्स में नहीं लिए गए तो उनको वो कोर्ट जो है अमेंड कर सकती है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि कोर्ट इफ़ सेटिस्फाइड दैट एग्रीमेंट वाज एग्जीक्यूटेड ऑन गुड फेथ में प्रोनाउंस जजमेंट। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।